हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माइंड जिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइस, पहली वीडियो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की आपको कैसी लगी। होप आप सबको बहुत अच्छे क्वेश्चंस लगे हो। जो क्वेश्चंस मैंने आपको घर से करने को दिए थे वो आपने किए होंगे, ठीक है। तो पहले उन्हीं क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। उन दो क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क पे दिए थे हम उसको उधर से ही स्टार्ट करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा कि स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे ट्यून्स टू माई वीडियोज़। तो पहला क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए दिया था मैं फिर से रीड आउट कर लेता हूँ। द सिंकिंग फंड ऑफ ए बिल्डिंग is rupees 75,000 having future life of 20 years. Calculate the installment of sinking fund if rate of interest is 5%. देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि पहले तो सिंकिंग फंड क्या होता है। देखो, सिंकिंग फंड वो फंड है जो बिल्डिंग की रिकंस्ट्रक्शन के काम आता है। कौन सा फंड है? जो बिल्डिंग की रिकंस्ट्रक्शन के काम आता है जब उसकी डिज़ाइन लाइफ ख़त्म हो जाती है। सपोज कि मेरी बिल्डिंग है, ऐसा पैसा मैं क्या करूँगा, एयरली उसमें डिपॉजिट, एक बिल्डिंग मैंने बनाई उसकी एयरली डिपॉजिट में कुछ अमाउंट उसमें डालता जाऊँगा और वो अमाउंट तब यूटिलाइज करूँगा जब मेरी बिल्डिंग की क्या होगी, डिज़ाइन लाइफ क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो बात करेंगे हम सिंकिंग फंड। तो सिंकिंग फंड को मैं किससे डिनोट करता हूँ? वाई से डिनोट कर लेता हूँ। तो वाई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, देखिए, एस आई डिवाइडेड बाय 1 + i की पावर n-1। ये तो पहले सिंकिंग फंड की एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट निकालने का फॉर्मूला। वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, एनुअल कितना मैं पे कर रहा हूँ सिंकिंग फंड की इंस्टॉलमेंट, तो वो हो जाएगा वाई। व्हाट इज एस? एस इज सिंकिंग फंड, कितना अमाउंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड, ठीक है। आई यहाँ पे क्या होगा, आई होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और एन क्या होगा, डिजाइन लाइफ। इस फॉर्मूले को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इसका नोट डाउन कर लीजिए इस फॉर्मूले को। इसी फॉर्मूले से दोनों के दोनों क्वेश्चन हम निकालेंगे। जो नेक्स्ट के दो क्वेश्चन हैं हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। आई होप आप सबको फॉर्मूला अच्छे से पता लग चुका हो और अब इस पे क्वेश्चन निकालने की बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं वाई को लिखूँ ऐसे, तो उसने पहला क्या बोला, सिंकिंग फंड हमारा क्या है 75,000 इंटू आई क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में लिखेंगे, डेसिमल में लिखेंगे, 5% है तो 0.05 लिख देंगे, ठीक है। 1 + 0.05। अब एन क्या, डिजाइन लाइफ क्या, 20 साल, 20 ईयर्स आ जाएगा, -1। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 2268 क्या आएगा, 2268 रुपीज। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा कौन सा पैसा हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड। ये हो जाएगा मेरा इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। होप आप सबका यही आंसर आया हो, ठीक है। तो नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको देखिए। वो कह रहा है कैलकुलेट द इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड फॉर ए यूनिट अमाउंट ऑफ टोटल सिंकिंग फंड हैविंग डिजाइन लाइफ 30 ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। देखो उसने क्या किया, उसने क्वेश्चन सेम ही पूछ लिया बट आपको कंफ्यूज कर दिया, उसने यूनिट बोल दिया। तो बच्चा बोलेगा समझ नहीं आया सर, कैसे करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला सेम है, ठीक है। यूनिट मतलब क्या, यूनिट मतलब एक सिंकिंग फंड की इंस्टॉलमेंट क्या है, 0.05, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है, 1 + 0.05 की पावर कितनी है 30 - 1। 30 था ना डिजाइन लाइफ, हाँ 30 था। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या आएगा 0.015, क्या आएगा 0.015 रुपीज, 0.015। तो ये मेरा आंसर आएगा क्वेश्चन का, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको दोनों के क्वेश्चन, जितने भी होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे, मैंने उनको निकाल के आपको दे दिया है। अब हम बात करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव सेशन है वो भी आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ प्लीज़ इसको घर से सॉल्व करके लाइए। ऐसा मत कीजिए कि सर करवा देंगे हम नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा ना करना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ डीपीसी, फॉर्मवर्क, कंक्रीट, जेफरीज या फिर क्या आएगा आरसीसी छज्जा, ठीक है। देखो वो कह रहा है कि कौन सी ऐसी 4 चीज़ें हैं इनमें से किसमें से स्क्वायर मीटर नहीं है, तो वो अपने पास आरसीसी छज्जा ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलेंगे। आरसीसी वाला काम किस में आएगा, वो मीटर क्यूब में मेजर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डेंसिटी ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, 7850 मैंने पहले भी करवाया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 7850 kg/m3, ठीक है। वो कह रहा है कॉस्ट एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क इज मेजर इन। अब आपके घर में जब इलेक्ट्रिक की फिटिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग होती है, तो वो क्या करता है, ये करता है पर मीटर लेंथ के हिसाब से पैसे लेता है, बिल्कुल नहीं।
इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लेता है, पावर की कितनी एनर्जी यार किससे लेता है, पॉइंट, एक पॉइंट के हिसाब से आप पेमेंट करते हो उसको। आपने एक स्विच लगाया मतलब एक पॉइंट का रेट कितना होगा, 100 रुपया 200 रुपये जितना भी रेट होगा उसके अकॉर्डिंग वो आपसे क्या करेगा पेमेंट। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग वो पेमेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ग्लास वर्क। जब आपके घरों में क्या होता है, ग्लास वर्क लिखा था, शीशे का काम करना होता है, वो मेजरमेंट लेता है तो कैसे क्या करता है, या किलो में लेता है क्या, बिल्कुल नहीं, केजी में लेता है, शीशे मीटर में लेता है, नहीं, वो किस में लेता है, मीटर स्क्वायर में। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें भी क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर में वो मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वो कह रहा है टोटल वेट ऑफ लाइम रिक्वायर्ड फॉर 100 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग ऑफ सिंगल कोट। मुझे क्या करना है, 100 मीटर स्क्वायर की वाइट वॉशिंग करनी है सिंगल कोट की बात है। कितना लाइम लगेगा, 10 किलो, क्या लगेगा 10 kg, कितना लगेगा 10 kg। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। कारपेट एरिया ऑफ ए बिल्डिंग इज प्लिंथ एरिया इंक्लूडिंग प्लिंथ एरिया एंड सर्कुलेशन एरिया, प्लिंथ एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया, या फिर सर्कुलेशन एरिया। पहले तो कारपेट एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया वो एरिया है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। बाथरूम एरिया कारपेट एरिया नहीं है। कारपेट एरिया वो कौन सा है, जो आपके रूम का एरिया, जो आप रूम में खड़े हो, जहां जहां तक आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, वो कौन सा एरिया हो गया आपका, यूज एरिया। मतलब कारपेट एरिया कौन सा होगा, ये आपका यूजेबल एरिया, उसको कहते हैं कारपेट एरिया। ठीक है। अब कारपेट एरिया में वो क्या कह रहा है कि प्लिंथ एरिया क्या होता है, प्लिंथ एरिया होता है टोटल, कितने टोटल एरिया बिल्डिंग का जो होता है वो प्लिंथ एरिया होता है। ठीक है, उसी पे हम कैलकुलेशन करते हैं। अब कारपेट एरिया क्या होगा, प्लिंथ एरिया में से जब मैं सर्कुलेशन एरिया निकाल दूंगा, सर्कुलेशन एरिया मतलब कौन सा, जो आपके कॉरिडोर्स आ जाते हैं, आपकी लिफ्ट आ जाती है, आपका रास्ता आ जाता है, स्टेयर्स आ जाती हैं, कुछ भी आ जाता है, वो कौन सा सर्कुलेशन एरिया। तो कारपेट एरिया बिल्डिंग, अगर मुझे पूरी बिल्डिंग का कारपेट एरिया चाहिए तो मतलब मैं क्या करूंगा, प्लिंथ एरिया में से सर्कुलेशन एरिया को, मतलब जो किसी काम का नहीं है, मेरे सिर्फ मैं चलने का काम आ रहा है, यहाँ से एक जगह से दूसरे जाने के लिए काम आ रहा है। तो एक जैसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन, वर्टिकल सर्कुलेशन, लिफ्ट हो गई, स्टेयर केस हो गए, तो मतलब प्लिंथ एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया को क्या कहेंगे हम, कारपेट एरिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कारपेट एरिया इज इक्वल टू प्लिंथ एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वो कह रहा है एन एस्टिमेट विच इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द अप्रोक्सीमेट मेथड। एग्जाम्पल, प्लिंथ एरिया ऑफ द स्ट्रक्चर, क्यूबिक कंटेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर क्विक असेसमेंट ऑफ द कॉस्ट इज कॉल्ड। ठीक है, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। चारों को एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले प्रिलिमिनरी, पहले जो बता रहा है ये प्रिलिमिनरी है। प्रिलिमिनरी मतलब जो मुझे सबसे पहले करना है, एक रफ एस्टिमेट करना है, एक एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट करना है, उसको कहते हैं प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। ठीक है, जो ये डेफिनेशन करवाया, इसका ऑप्शन तो पहले क्या है, ए इज द ऑप्शन है। ठीक है। दूसरा क्या, डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट मतलब मुझे पूरे शेड्यूल्स का रेट भी निकालना है, मटेरियल की क्वांटिटी भी निकालनी है, पूरा एक डिटेल्स एस्टिमेट बनाना है, उसको कहते हैं डिटेल एस्टिमेट। ठीक है। उसके बाद है रिवाइज एस्टिमेट। अब क्या हुआ, मैंने काम ले लिया, काम करते करते क्या हो गया कि मेरी कॉस्ट, सपोज कि 1 लाख रुपए का काम था, वो रेट मेरा बढ़ गया, मैंने ज़्यादा मटेरियल लगा दिया, काम कर रहा हूँ, आधा ही काम नहीं हुआ कि मेरी कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है हद से ज़्यादा। तो कितनी 5% से जब ज़्यादा मेरी कॉस्ट इंक्रीज करने लग जाए तो एक उस एस्टिमेट को क्या करते हैं, फिर से दोबारा बनाया जाता है, उसको कहते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट। ठीक है। अब सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, सपोज मैंने एक कमरे का काम लगाया था, अब काम लगाते लगाते मैंने क्या किया, साथ में एक कमरा और डालना स्टार्ट कर दिया, तो एडिशन, सप्लीमेंट्री क्या होता है, साथ में एक और मैंने एस्टिमेट करना पड़ा उसके साथ में, तो उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। ठीक है। तो अभी इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ए प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है द ग्रॉस रेंट इज नेट रेंट प्लस आउटगोइंग, नेट रेंट प्लस 6% आउटगोइंग, नेट रेंट प्लस 8% आउटगोइंग, या नन ऑफ द। तो ग्रॉस रेंट जो होता है वो होता है नेट रेंट प्लस आउटगोइंग। ग्रॉस मतलब क्या, टोटल नेट कितना, जितना नेट रेंट होगा, साथ में क्या उसके आउटगोइंग, जो मेरे जेब से जा रहा है, ठीक है, वो भी जाएगा। तो नेट रेंट मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। द वैल्यू ऑफ डिसमेंटल मटेरियल आर कॉल्ड सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ऑल ऑफ द वर्ब। देखो मैं तीनों समझा देता हूं, पहले सैल्वेज से स्टार्ट करते हैं। वो वैल्यू जब किसी बिल्डिंग की, सपोज एक बिल्डिंग है, उसकी डिजाइन लाइफ खत्म हो गया, वो कोई यूज की नहीं है, ठीक है, बट मैंने उसको क्या किया, डिसमेंटल नहीं किया, मैंने उसको तोड़ा नहीं, तो अब उसकी वैल्यू निकाली, बिना तोड़े वैल्यू निकाली, तो उसको कहते हैं सैल्वेज वैल्यू। अब एक बिल्डिंग है, वही बिल्डिंग है, मैंने उसको, इसकी डिजाइन लाइफ खत्म हो गई, उसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद वैल्यू निकाली, उसको कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब कोई बिल्डिंग है आपने खरीदी, उसकी मार्केट वैल्यू, उस टाइम रेट क्या चल रहा है भाई, उसका क्या रेट चल रहा है मार्केट में, जब उसको बेचने जाओगे उसकी वैल्यू निकालो तो उसको कहते हैं मार्केट वैल्यू। तभी वो कह रहा है डिसमेंटल्ड वाली, तो मतलब स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट चलेंगे। ऑल वर्क्स आर असेस्ड एज पर शेड्यूल ऑफ रेट एक्सेप्ट द वन, एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट, डिजाइन एग्रीमेंट। वो कह रहा है सारे के सारे जो ऑप्शंस है नीचे वो क्या है,
इसमें आते हैं, शेड्यूल्स ऑफ रेट में आते हैं, एक्सेप्ट एक को, डिज़ाइन नहीं आता। डिज़ाइन कभी आ सकता है शेड्यूल ऑफ रेट में? आ ही नहीं सकता। अब हमें, अब जब डिज़ाइन करेगा बंदा, उसको क्या पता लगेगा? वो तो अपने लोड के हिसाब से डिज़ाइन करेगा, अपनी अर्थक्वेक लोड के हिसाब से करेगा, विंड लोड के अलग डिज़ाइन लोड करेगा, उसके हिसाब से डिज़ाइन करता है। तो डिज़ाइन क्या आता है, उसका कोई फिक्स नहीं होता शेड्यूल ऑफ रेट्स में, वो नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो इसमें नहीं ऐड ऑन होता, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। एनुअल रेंट इज जनरली फिक्स्ड एट द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 5% से 10%, 1% से 2%, 10% से 25%, 2% से 5%। तो जो एनुअल रेंट है ना वो फिक्स होता है कितनी, 5 से 10%। जैसे सपोज मेरी वैल्यू बिल्डिंग अगर लाख रुपया है तो उसका एनुअल रेंट क्या होगा, उसका 5 से 10% उसका क्या होगा, एनुअल रेंट। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलूंगा मैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से चलेंगे। वो कह रहा है द शेड्यूल ऑफ रेट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन, बिल्कुल गलत, डिजाइन पे नहीं होता। कैलकुलेशन, बिल्कुल गलत, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एनालिसिस ऑफ रेट, जो शेड्यूल ऑफ रेट है वो किससे होता है, एनालिसिस ऑफ रेट से क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सैंड रिक्वायर्ड फॉर 10 मीटर क्यूब ब्रिकवर्क विद सीमेंट मोटार 1:3। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने इतनी बार करवा दिया, अभी तक आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। अब मुझे क्या निकालनी है, सैंड निकालनी है अगर, तो रेशियो क्या है, 1:3 है। तो सैंड की क्या होती है, ये सैंड होता है, ये बताया था मैंने। ये क्या होता है, सीमेंट होता है। अब सैंड निकालना है 3 डिवाइडेड बाय दोनों का 1 + 3, ठीक है, ऐसे इनटू। अब 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिकवर्क इज इक्वल टू 0.33 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोटार की वॉल्यूम, ठीक है। मैंने आपको कल भी कराया था। तो इनटू 0.33। अब टोटल ब्रिकवर्क कितना है, 10 मीटर क्यूब, तो 10, तो ये आ जाएगा 2.5, ठीक है। तो ये सी क्या आ जाएगी, 2.5 मीटर क्यूब क्या आ जाएगी सैंड की क्वांटिटी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वो कह रहा है द हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन इज इक्वल टू 20% of the total plinth area, 15% of the total plinth area, 30% of the total plinth area and equal to the plinth area। देखो सर्कुलेशन एरिया में ना एक होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया, तो मैंने आपको बता दिया कौन सा एरिया, पूरी बिल्डिंग में कौन सा होता है सर्कुलेशन, वो एरिया जो हमारे यूज़ में नहीं आ रहा है, जहाँ पे हम एक जगह से दूसरे एक जगह में जाने के काम आ रहा है। जैसे हमारे पास कॉरिडोर्स हो गए, स्टेयरकेस हो गए, लिफ्ट्स हो गए। तो जो हॉरिजॉन्टल एरिया होता है वो होता है 20 से 25% ऑफ टोटल प्लिंथ एरिया, और जो वर्टिकल होता है वो कितना होता है 8 से 10% ऑफ टोटल प्लिंथ एरिया, ठीक है। तो अभी किसकी बात की उसने, हॉरिजॉन्टल की। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट कॉमा इश्यूज एंड रनिंग बैलेंस ऑफ ए सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ स्टॉक केप्ट इन। वो कह रहा है ये जो मैं बता रहा हूँ जो स्टॉक्स हैं उनकी जो रिकॉर्ड्स हैं वो किस में रखा जाता है, वो रखा जाता है बिन कार्ड में। ऑप्शन नंबर डी में रखा जाता है, क्या कहते हैं उसको, बिन कार्ड। ये सबका रिकॉर्ड किसमें रखा जाता है, बिन कार्ड। एम बुक क्या हो गई, एम बुक। ऑप्शन नंबर एक एम बुक क्या, मेजरमेंट बुक। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे, पूरा मेजर करेंगे। स्टॉक अमाउंट क्या है, यहाँ पे पूरे स्टॉक का क्या होगा, एक हमारे पास अमाउंट प्राइस हम बनाएंगे। रोड मेटल बुक, रोड मेटल बुक है एक पूरी बुक बनाएंगे हम जिसमें हमारा मटेरियल कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, कितने केजी आ रहा है, कितना प्राइस है उसकी, कहाँ से लेके आ रहे हैं, तो वो सब मेंटेन करेंगे। जो बिन कार्ड में हम क्या करेंगे, स्टॉक का जो बैलेंस है उसकी सर्टेन एसेट्स के बैलेंस को हम क्या करेंगे, बिन कार्ड में मेंटेन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लेंथ एंड विड्थ ऑफ रूम्स आर शोन इन द सेक्शन एलिवेशन प्लान ऑल ऑफ द अबव। वो कह रहा है अगर मुझे किसी चीज़ का लेंथ भी दिखाना है और विड्थ भी दिखना है, लेंथ भी दिखना है तो विड्थ भी दिखना है, तो वो किस में होगा, सेक्शन में होगा, बिल्कुल नहीं। एलिवेशन में होगा, बिल्कुल नहीं। किस में होगा, प्लान में होगा, प्लान में। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। जब हम प्लान बनाएंगे किसी चीज़ का तो हमें क्या दिखेगा, लेंथ भी दिखेगी और विड्थ भी दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिनिमम विड्थ ऑफ ए सेप्टिक टैंक इज 70 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। देखो सेप्टिक टैंक होता है जो आपके घरों में भी होगा, उसकी जो मिनिमम की बात की जाए विड्थ होगी वो होती है 75 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। बुक वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एज ऑप्शन नंबर ए ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लस टैक्स, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी माइनस डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी माइनस स्क्रैप वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी माइनस सैल्वेज वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू होता है ओरिजिनल, जो मेरी ओरिजिनल कॉस्ट है किसकी, प्रॉपर्टी को, माइनस डेप्रिसिएशन। और व्हाट इज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब वो कॉस्ट जब बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, वेयर एंड टेयर,
मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, बहुत ही गंदे तरीके से यूज़ की जा रही है, उसकी मेंटेन भी नहीं की जा रही, तो उसकी कॉस्ट में क्या हो जाता है, डेप्रीसिएशन, थोड़ा सा डिक्रीज आ जाता है, ठीक है। तो बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू को किससे माइनस करता है, डेप्रीसिएशन से, मतलब जो बिल्डिंग कितने देर से यूज़ हो रही है, कौन कौन रह रहा है, कितने मेंटेनेंस हुई है नहीं हुई है, तो उसको माइनस करेंगे तो वही हमारी क्या हो जाएगी, बुक वैल्यू, मतलब किताबों में जो हमारे पास वैल्यू होगी, अगर जैसे कितनी वैल्यू है इस बिल्डिंग की, तो वो हमारी बुक वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है, नेक्स्ट एंड दिस लास्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क। 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, ये तो खुद बता दो, 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक्स होती हैं, बड़ा 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 लिख रहा हूँ 500, कितनी याद रखना, 500 ब्रिक्स होती हैं 1 मीटर क्यूब में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन हैं वो हो रहे हैं खत्म। होमवर्क क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट इसका ले लो, मैं साइड पे हो जाता हूँ, तो क्वेश्चन भी रीड आउट कर लूंगा, साइड पे लेकर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स for 1 meter cube brick soiling having conventional size of brick 23 centimeter into 11.5 centimeter into 7.5 centimeter when number 1 flat soiling is provided, number 2 edge soiling is provided। होप आप सबने क्वेश्चन को क्या किया हुआ, रीड आउट कर लिया है और स्क्रीनशॉट करके इसका सेव कर लो। और ये क्वेश्चन आपको कल इसका आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स पे इसके आंसर्स दोनों के देने हैं, फ्लैट सॉइलिंग का भी देना है और एज सॉइलिंग का देना है। होप आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो होप इसी के साथ मैं आपके साथ कह लेता हूँ, अलविदा लेता हूँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।